नमस्कार पार्थ, मैं आपका सारथी विनय स्वागत करता हूं आपके प्यारे से परिवार आई की पद पर। आशा करता हूं, विश्वास करता हूं आप अच्छे होंगे, अपना ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। एक बार सभी दोस्त बताएंगे आप कैसे हैं। उम्मीद है अच्छे हैं, अपना ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। और फिर उसके बाद अपनी प्यारी सी क्लास इतिहास को हम लोग शुरू करते हैं। और हम लोगों ने चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में बड़े ही अच्छे से बेहतरीन तरीके से पढ़ा। और आज जो हम लोग जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, हम लोग बता दें कि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं। गुप्त वंश के बारे में पढ़ रहे हैं, गुप्त शासकों के बारे में पढ़ रहे हैं। गुप्त शासकों में हम लोगों ने किसको, श्रीगुप्त को भी पढ़ा, हम लोगों ने घटोत्कच गुप्त को भी पढ़ा, हम लोगों ने चंद्रगुप्त फर्स्ट को भी पढ़ा। और आज जो हम पढ़ेंगे वो समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ेंगे। आज किसके बारे में पढ़ेंगे? गुप्त, हम लोगों ने गुप्त वंश के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? गुप्त वंश में के बारे में। और आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ेंगे, वो किसके बारे में पढ़ रहे होंगे? हम आज पढ़ रहे होंगे समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, ठीक है। बहुत ही प्रतापी और शक्तिशाली राजा था। ठीक है, बहुत ही प्रतापी और शक्तिशाली राजा था। ठीक है, हम लोगों ने देखा कि जो चंद्रगुप्त सेकंड फर्स्ट था, वो कब से कब तक शासन किया था? 319 एडी से लेकर के 335 एडी तक। उसके बाद समुद्रगुप्त आता है 335 एडी से लेकर के 335 एडी से 375 एडी तक ये शासन करता है। ये शासन करता है कौन? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त 375 एडी तक ये शासन करता है। ठीक है, इसकी उपाधियां, ठीक है, हम लोग इसके उपाधि के बारे में जान लेते हैं। ये कौन कौन सी उपाधि लिया था? उपाधि, बिना टाइम के गंवाए हम लोग इसके उपाधियों के बारे में पढ़ना शुरू कर देते हैं। पहला उपाधि इसने कौन? व्याघ्र प्रकार की, व्याघ्र पराक्रम, व्याघ्र पराक्रम, पराक्रम, व्याघ्र पराक्रम की उपाधि ली थी इसने। क्या उपाधि ली थी? व्याघ्र पराक्रम की उपाधि ली थी। बाघ से लड़ते हुए दिखाया गया। ठीक है, धरड़ी बंधा की उपाधि ली थी। क्या? धरड़ी बंधा, धरड़ी बंधा की उपाधि ली थी। किसका? धरड़ी बंधा की उपाधि ली थी। किसने? चंद्रगुप्त, अरे समुद्रगुप्त ने धरड़ी बंधा की उपाधि ली थी। अश्वमेध यज्ञ कराया था इसने। ठीक है, इसने अश्वमेध यज्ञ कराया था, तो वो अश्वमेध पराक्रम की उपाधि ली थी। पराक्रम किसका? अश्वमेध, जो अश्वमेध पराक्रम। क्या है? अश्वमेध, अश्वमेघ पराक्रम, अश्वमेघ पराक्रम, अश्वमेघ, ठीक है, अश्वमेघ पराक्रम, पराक्रम। कभी कभी इसको देखा जाता था, गाना भी गाता था ये, इसीलिए इसका नाम कविराज भी रख दिया गया था। क्या? ये गाना भी गाता था, इसलिए इसका नाम कविराज भी रखा गया। कविराज, कविराज भी इसका नाम क्या? ये गाना भी गाता था, इसलिए इसका नाम कविराज भी रखा गया। क्या रखा गया? कविराज के नाम से भी इसको जाना जाता था। ठीक है, महाराजा अधिराज की उपाधि ली थी। महाराजा अधिराज की उपाधि भी ली थी। महाराजा धीराज की उपाधि ली थी। महाराजा धीराज की उपाधि भी ली थी। फिर देखोगे तो परम भागवत की भी उपाधि। क्या? नहीं, परम भागवत हो गया है, नहीं, अप्रतिरथ और सर्वराज चत्रा, सर्वराज चत्रा, अप्रतिरथ की भी उपाधि ली थी। अप्रतिरथ की भी उपाधि इसने ली थी। और फिर उसके बाद आगे देखोगे तो किसका भी लिया था? व्याघ्र, व्याघ्र पराक्रम, धरड़ी बंधा, परम जो है अश्वमेध पराक्रम, कविराज, महाराजा अधिराज, सर्व प्रतिरथ, सर्व राज चित्रा, सर्वराज चित्रा, सर्वराज चित्रा की भी उपाधि इसने ली थी। सर्वराज चित्रा की भी समुद्रगुप्त ने उपाधि ली थी। ठीक है, जो इसने हरिसेन, इसी ने हरिसेन, इसके दरबारी विद्वान हरिसेन से प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख लिखवाया। क्या लिखवाया? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख लिखवाया। से प्रयाग प्रशस्ति, प्रशस्ति अभिलेख लिखवाया। अभिलेख
लिखवाया, लिखवाया, ठीक है, लिखवाया, लिखवाया किसने? संस्कृत भाषा में, संस्कृत भाषा में, संस्कृत भाषा में लिखवाया था, संस्कृत भाषा में लिखवाया था, लिखवाया, संस्कृत भाषा में ये उसको लिखवाया था। कैसे लिखवाया? संस्कृत भाषा में लिखवाया था, ठीक है। ये कौन थे? इसके दरबारी विद्वान थे, दरबारी विद्वान थे, ठीक है, विद्वान, विद्वान थे। ये क्या थे? ये दरबारी विद्वान थे। हरिसेन जो थे ये समुद्रगुप्त के दरबारी विद्वान थे और इन्हीं से ये क्या लिखवाया? ये इनसे लिखवाता है, इनसे प्रयाग प्रशस्ति लिखवाता है, ठीक है। इसमें इसमें समुद्रगुप्त के युद्धों का वर्णन है। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के, समुद्रगुप्त के युद्धों का वर्णन है, युद्धों का वर्णन है, वर्णन किया गया है, ठीक है, किया गया है, ठीक है। समुद्रगुप्त के युद्धों का वर्णन दिया गया है किसमें? प्रयाग प्रशस्ति में, प्रयाग प्रशस्ति में इसके युद्धों का वर्णन किया गया है, इसके युद्धों का वर्णन किया गया है किसमें? प्रयाग प्रशस्ति में। प्रयाग प्रशस्ति इसकी बुक है, किसकी? जो किसकी बुक है? हरिसेन की बुक है, हरिसेन ने लिखा हुआ है, ठीक है। पहला गुप्त शासक, गुप्त शासक जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया, जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया, ठीक है, करवाया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको मिला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और पहला राजा जिसने दक्षिण भारत पर भी आक्रमण किया, पहला राजा गुप्त राजा जिसने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया, दक्षिण भारत पर आक्रमण किया, भारत पर आक्रमण किया था, आक्रमण किया, ठीक है, आक्रमण किया। पहला राजा दक्षिण भारत पर, पहला गुप्त राजा जिसने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया था और जीता था, ठीक है, आक्रमण किया और जीता भी था, ठीक है। इसके समकालीन जो थे मेघवर्मन थे, श्रीलंका के राजा थे। इसके जो समकालीन थे, इसके समकालीन जो राजा थे वो मेघवर्मन जो थे ये श्रीलंका के राजा थे। ये कहाँ के थे? श्रीलंका के। ये मेघवर्मन जो थे श्रीलंका के थे, मेघवर्मन जो थे श्रीलंका के थे, ये श्रीलंका के राजा थे, श्रीलंका के ये क्या थे? राजा थे। मेघवर्मन जो थे श्रीलंका के राजा थे। इनका जो गया में देखोगे तो इनका गया में इनका मठ है, गया में इनका मठ बना हुआ है, इनका मठ बना हुआ है। श्रीलंका में गया बिहार में देखोगे तो मेघवर्मन के मठ की स्थापना की गई है, मेघवर्मन के मठ की स्थापना की गई है। कहाँ पे? गया में। ये भी याद रखिएगा आप लोग, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। V.A. स्मिथ क्या कहता है? तो V.A. स्मिथ कहता है, विंसेंट आर्थर स्मिथ कहता है कि ये भारत का नेपोलियन है। तो इसको V.A. स्मिथ क्या कहता है? V.A. स्मिथ समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहता है, नेपोलियन कहता है, ठीक है। भारत का नेपोलियन कौन है? ये समुद्रगुप्त है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है। जो प्रयाग प्रशस्ति में जो आप देखोगे युद्ध दिया गया है ना, प्रयाग प्रशस्ति में युद्ध का वर्णन जो किया गया है
प्रयाग प्रशस्ति में जो युद्ध का वर्णन किया गया है, आप देखोगे तो इसकी युद्ध क्या नीति थी, इसकी युद्ध नीतियां जो थी आप एक बार देख लेते हैं हम लोग। युद्ध नीति, ठीक है, समुद्रगुप्त के युद्ध नीति क्या थी, समुद्रगुप्त के युद्ध की नीति क्या थी, ये भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। ठीक है, युद्ध नीति जो थी आप देखोगे युद्ध नीति क्या था, तो इसने उत्तर भारत में सीधे युद्ध किया। इसने देखोगे तो जब ये उत्तर भारत में इसकी नीतियां जो थी कि उत्तर भारत के खिलाफ, उत्तर भारत के खिलाफ सीधे ये युद्ध किया। युद्ध उत्तर भारत में ये क्या करता है, सीधे युद्ध करता है और उसके बाद वो आक्रमण करके उनको जीतता है और सीधे अपने भारत में अपने राज्य में मिला लेता है। ये उत्तर भारत के खिलाफ इसके नीतियां थी। ठीक है, उत्तर भारत में युद्ध करके साम्राज्य, युद्ध करके जीत कर अपने साम्राज्य में मिला लेना, अपने साम्राज्य में मिला लेना, मिला लेना। देखो इसकी युद्ध की नीतियां देखो, उत्तर भारत के खिलाफ इसकी जो नीतियां थी, उत्तर भारत के खिलाफ इसकी युद्ध की जो नीति थी वो ऐसी नीति थी कि युद्ध, उत्तर भारत में सीधे युद्ध करो, जीतो और उसको कोई भी राजा को, कोई भी जमीन, कोई भी राजा को मत छोड़ो, उसको अपने क्या करो, अपने साम्राज्य में मिला लो, उसको क्या करो, अपने साम्राज्य में मिला लो। उसको यही करता था। उत्तर भारत के खिलाफ इसकी नीतियां क्या थी, आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा कि उत्तर भारत के खिलाफ समुद्रगुप्त की नीतियां क्या थी, तो उसके खिलाफ आपसे यही कहेगा, चार ऑप्शन में तो एक ऑप्शन ये भी रहेगा कि युद्ध करो, साम्राज्य में जीतो और साम्राज्य में मिला लो। यही सही रहेगा कि युद्ध करो, जीतो, फिर उसके बाद अपने साम्राज्य में मिला लो, अपने साम्राज्य में मिला लो, अपने साम्राज्य में मिला लो। फिर उसके बाद देखोगे तो दूसरा आप देखोगे सेकेंड इसकी नीति क्या थी, तो सेकेंड नीति आप देखोगे तो पश्चिम हिमालय और 9 गणराज्यों के प्रति इसकी क्या नीति थी। जो पूर्वी हिमालय और जो 9 गणराज्य जीते थे, 9 गणराज्य को इसने जो जीता, 9 गणराज्य को जीता था, उसके खिलाफ इसकी नीति क्या थी, तो उनके खिलाफ नीति इसकी क्या थी, इसकी नीति क्या थी, एक बार हम लोग ये भी देख लेते हैं। ठीक है, सर्व कर दान का मतलब होता है कि पूर्वी हिमालय और 9 राज्यों के प्रति इसकी जो नीति थी कि सभी कर देना है, सर्व कर दान मतलब सभी कर देना। ये पूर्वी हिमालय और 9 राज्य ऐसे थे कि उनको जीता था तो उनको अपने राज्य में मिलाया नहीं, उनके सामने ये शर्त रखी कि आपको सभी कर देने हैं, जो हमारे खिलाफ, जो आपके प्रति जो कर लगाया जाएगा वो कर आपको देना होगा, हमें सर्व कर दान, सभी कर देना होगा। ठीक है, आज्ञाकरण क्या है, आज्ञाकरण ये भी नीति थी। आज्ञाकरण था कि आदेश का पालन करना होगा, आदेशों का पालन करना। ठीक है, फिर अगला देखोगे, अगला क्या इसका आदेश था, इसका अगला आदेश प्रणाम गमन क्या था, प्रणाम गमन था। उपस्थित होकर प्रणाम करना, उपस्थित होकर नमन करना। ठीक है, निवेदन करना सम्राट जो है सम्राट का। ठीक है, जो प्रणाम गमन की उपस्थित होकर नमन करना सम्राट का। ठीक है, सम्राट का लिखोगे। ठीक है, नमन करना। ठीक है, उपस्थित होकर नमन करना। प्रणाम गमन क्या होता, उपस्थित होकर नमन
करना, नमन करना, ठीक है। ये इसकी नीतियां थी। इसके खिलाफ पूर्वी हिमालय और नौ राज्यों के खिलाफ इसकी नीतियां थी। प्रणाम गमन करना। फिर उसके बाद क्या था, फिर उसके बाद देखोगे तो दक्षिण भारत के प्रति इसका, दक्षिण भारत के प्रति इसकी क्या नीति थी, ये हम देख लेते हैं। इसको जल्दी से आप नोट करोगे, फिर उसके बाद हम लोग देख लेते हैं दक्षिण भारत के खिलाफ इसकी नीतियां क्या थी। ठीक है, जल्दी से आप जल्दी से नोट करोगे आप। दक्षिण भारत के खिलाफ इसकी नीतियां क्या थी, दक्षिण भारत के खिलाफ, भारत के खिलाफ नीति, खिलाफ नीति इसकी क्या थी, इसकी नीति क्या थी, ये देख लेते हैं। क्या था नीति, नीति क्या थी, यही नीति थी, ग्रहणा, ग्रहणा थी, ग्रहणा थी। पहली नीति क्या थी, ग्रहणा, ग्रहणा जी, पहले जीता, पहले जीता उसे ग्रहणा कहते हैं। पहले जीता, पहले जीता ग्रहणा कहा जाता है इसको, ग्रहणा कहते हैं कि पहले जीता था। फिर उसके बाद क्या है, मोक्षा, उसके बाद क्या है, मोक्षा है, मोक्षा, मोक्षा ये नीति थी इसकी। ग्रहणा क्या थी, पहले जो दक्षिण भारत को जीता था। फिर उसके बाद मोक्षा, प्राणदान, मोक्षा प्राणदान दिया, प्राणदान दिया, प्राणदान दिया, मोक्षा प्राणदान दिया। और फिर उसके बाद अगली जो नीति थी, आग्रह निवेदन था, आग्रह निवेदन था। अगली जो नीति जो थी तो आग्रह निवेदन था, आग्रह निवेदन, आग्रह निवेदन था, आग्रह निवेदन, आग्रह निवेदन, ठीक है, आग्रह निवेदन। दक्षिण भारत के खिलाफ इसकी नीति थी, निवेदन, निवेदन करके, निवेदन, निवेदन कर के साम्राज्य वापस पाना, राज्य वापस पाना, ठीक है। तो ये दक्षिण भारत के खिलाफ इसकी नीतियां थी। आग्रह निवेदना करो, पहले हम क्या करेंगे, पहले तुम पे जीत, पहले ग्रहणा करेंगे, पहले हम तुम्हें जीतेंगे, फिर उसके बाद तुम्हें प्राणदान देंगे, फिर उसके बाद तुम आओगे और हमारे घुटनों पे बैठोगे, हमसे गिड़गिड़ाओगे, निवेदन करोगे, तब हम तुम्हें ये तुम्हारा साम्राज्य वापस दे देंगे। ये क्या का जो किसके खिलाफ नीतियां इसकी थी समुद्रगुप्त की, तो दक्षिण भारत के खिलाफ ये इसकी नीतियां थी। जितना मैंने नीतियां लिखाई हैं ये नीतियां याद रखिएगा, ये कि वो पूछेगा डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि आप बताओ कि ग्रहणा नीति किस किस साम्राज्य के खिलाफ समुद्रगुप्त ने अपनाया था। आप तुरंत कंफ्यूज हो जाओगे, नहीं बता पाओगे, ठीक है। आते आते क्वेश्चन आप लोग गड़बड़ कर दोगे, गड़बड़ कर दोगे, ठीक है। आप आते आते क्वेश्चन गड़बड़ कर दोगे, ठीक है। फिर उसके बाद विदेशियों के प्रति इसकी जो नीति थी, विदेशियों के प्रति, विदेशियों के प्रतिनिधि, प्रति इसकी नीति, इसकी नीति, विदेशियों के प्रति इसकी नीति क्या थी, विदेशियों के प्रति इसकी नीति क्या थी, आत्मनिवेदना, क्या था, आत्मनिवेदना, आत्म निवेदना, 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 हाथ जोड़कर निवेदन करना, हाथ जोड़कर निवेदन करना, ये था आत्मनिवेदना। आत्मनिवेदना मतलब क्या होता है, हाथ जोड़कर, हाथ जोड़कर निवेदन करना, निवेदन, निवेदन करना, हाथ जोड़कर निवेदन करना आत्मनिवेदना होता है। किसके खिलाफ, आत्मनिवेदना, विदेशियों के खिलाफ, विदेशियों के खिलाफ, ठीक है। कन्युपायना, क्या, कन्युपायना, कन्युपायना, ठीक है, कन्युपायना विदेशियों के खिलाफ है, कन्युपायना। कन्युपायना का मतलब ये होता है कि विदेशियों, विदेशियों की पुत्री, पुत्री, विदेशियों की पुत्री का विवाह, का विवाह, विवाह गुप्ता, गुप्त, गुप्त घराने में, घराने के राजकुमारों के साथ करना, गुप्त घराने के राजकुमारों के साथ करना, कुमारों के साथ, राजकुमारों, कुमारों के साथ, साथ विवाह, गुप्त घराने के राजकुमारों के साथ, साथ करना, करना, ठीक है, करना,
करना। आपसे ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि विदेशियों के प्रति जो कन्या कन्योपायना नीति का मतलब क्या होता है? कन्योपायना का मतलब यही होता है कि विदेशियों के पुत्रियों का या विदेशियों के लड़कियों का विवाह गुप्त राजाओं के राजकुमारों के साथ कराना, ये विदेशियों के प्रति इसकी नीति थी। ठीक है, और इन सभी का वर्णन, इन सभी नीतियों इन सभी नीतियों नीतियों और नीतियों और इसके युद्धों का वर्णन नोट करिएगा इसको, वर्णन प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में मिलता है, अभिलेख में मिलता है। ठीक है, और देखोगे यहीं पे जो गरुड़ मंद का क्या है, गरुत्स क्या है, गरुत्स मंद का इसका भी वर्णन इसी में दिया गया है, प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। इसका भी वर्णन कहां पे, प्रयाग प्रशस्ति में, कि गरुड़ प्रकार के सिक्के जारी करता है, गरुड़ प्रकार के सिक्के भी जारी करता है, गरुड़ प्रकार के सिक्के भी जारी करता है, सिक्के भी जारी करता है, गरुड़ प्रकार के सिक्के भी जारी करता है। कौन? समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त ने गरुड़ प्रकार के सिक्के भी जारी किए थे। ठीक है, इसने स्वयं को लिच्छवी दुहित्रा कहता है। ठीक है, इसने समुद्रगुप्त ने स्वयं को लिच्छवी दुहित्रा कहता है, लिच्छवी के पुत्री का पुत्र। दुहित्रा का मतलब होता है कि पुत्री का पुत्र होता है। दुहित्रा का मतलब क्या होता है? पुत्री का पुत्र। ठीक है, दुहित्रा मतलब होता है कि पुत्री का पुत्र यानी समुद्रगुप्त के पत्नी के बेटी का बेटा है, समुद्रगुप्त की पत्नी के बेटी का बेटा है। ठीक है, कौन? समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त। ठीक है, यानी कि आप देखोगे, यानी कि ये जो आप देखोगे तो इसके पुत्री का पुत्र हुआ, यानी कि ये हुई इसकी नानी, लिच्छवी जो होती है इसकी नानी हो गई, और चंद्रगुप्त फर्स्ट जो था इसका नाना था, इसका नाना बन गया। ठीक है, बन गया। ठीक है, याद रखिएगा, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, इसने सोने का सिक्का दिनार चलाया, इसने सोने का सिक्का दिनार चलाया। क्या? सोने का सिक्का दिनार चलाया। इसने सोने का सिक्का दिनार चलाया था। कौन? समुद्रगुप्त ने सोने का सिक्का दिनार चलाया था। ठीक है, इसने और कौन कौन से सिक्के इसने चलवाए? तो इसने गरुड़ प्रकार के भी सिक्के चलवाए, गरुड़ प्रकार के सिक्के चलाए, गरुड़ प्रकार के सिक्के चलाए थे। कौन कौन से सिक्के चलाए? तो गरुड़ प्रकार के सिक्के किसने चलाया? जो समुद्रगुप्त ने चलवाया था। ठीक है, अश्वमेघ प्रकार के सिक्के चलवाए थे, अश्वमेघ प्रकार
अश्वमेघ प्रकार के सिक्के चलाए इसने, सिक्के चलाया था। अश्वमेघ प्रकार के भी इसने सिक्का चलाया था। ठीक है, व्याघ्र प्रकार के भी सिक्के चलाए, व्याघ्र प्रकार के भी सिक्के चलाए, व्याघ्र प्रकार के भी सिक्के चलाए, व्याघ्र प्रकार के सिक्के चलाए थे इसने, व्याघ्र प्रकार के सिक्के चलाया इसने, सिक्के चलाया व्याघ्र मतलब बाघ को मतलब शेर को मारते हुए ना, शेर को मारते हुए तभी ना व्याघ्र पराक्रम ये उपाधि भी लिया था। व्याघ्र जो पराक्रम की उपाधि भी ली थी, यानी कि ये शेर से लड़ा होगा समुद्रगुप्त, इसीलिए व्याघ्र प्रकार के भी इसने सिक्के चलवा दिए। अश्वमेघ यज्ञ करवाया था, अश्वमेघ प्रकार के भी सिक्के चलवा दिए। ठीक है, फिर उसके बाद धनुर्धारी प्रकार के भी सिक्के चलाया इसने धनुर्धारी प्रकार के भी सिक्के चलाए थे, धनुर्धारी प्रकार के भी सिक्के चलाया इसने, सिक्के चलाए, धनुर्धारी प्रकार के भी सिक्के चलाया था इसने। किसने? समुद्रगुप्त ने। बीड़ा वादक प्रकार के, वादन प्रकार के भी सिक्के चलाए थे, बीड़ा वादन प्रकार के भी सिक्के चलाया, बीड़ावादक प्रकार के भी सिक्के चलाया। कौन? समुद्रगुप्त ने। कुल्हाड़ी प्रकार के भी सिक्के चलाया था इसने, कुल्हाड़ी प्रकार के सिक्के चलाया, कुल्हाड़ी प्रकार के भी सिक्के चलाया था। फिर उसके बाद अब ये खत्म हो गया। अब इतने में हम लोग क्या करते हैं, समुद्रगुप्त के बारे में बहुत देख लिया। फिर उसके बाद अब हम लोग अगले आ जाते हैं, रामगुप्त पे आ जाते हैं। अगला राजा जो आता है रामगुप्त आता है, रामगुप्त आता है और रामगुप्त रहता है 375 से लेकर के मतलब 3-4 साल 5 साल ये जिएगा, 380 एडी तक रहता है। और इसकी हत्या जो होती है, ये रामगुप्त जो रहता है, रामगुप्त की हत्या चंद्रगुप्त द्वितीय ने कर दी। इसकी हत्या चंद्रगुप्त द्वितीय ने कर दी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने की। चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त की हत्या कर दी। ठीक है, इसकी हत्या चंद्रगुप्त द्वितीय ने कर दिया था। ठीक है, फिर उसके बाद इसको जल्दी से लिखो। ठीक है, इसको जल्दी से आप नोट करो। फिर उसके बाद मिलते हैं कल, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग आपको लोग देखने को मिलेंगे, दरबारी विद्वान मिलेंगे। इसी के दरबार में नवरत्न हुआ करते थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा और हाँ, चैनल को अपने परिवार का हिस्सा बनाइएगा। ठीक है, नमस्कार।